पढ़ेंगे AC थ्रू RC। AC फॉर अल्टरनेटिंग करंट, RC फॉर R रेजिस्टेंस, C कैपेसिटर। RC सर्किट में से आज हम देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है तो करंट वोल्टेज का रिलेशन क्या होगा एंड इम्पीडेंस क्या होगी यानी रेजिस्टेंस क्या होगी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ेंगे जो हमारी बुक में लिखा हुआ है, फिर इसको शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है इम्पीडेंस। एंड इम्पीडेंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, यूनिट देखेंगे, फिर हम इस टॉपिक पे चलेंगे जो आज हमने पढ़ना AC थ्रू RC। इम्पीडेंस को सिंबॉलिकली हम Z से लिखते हैं, ठीक है, Z से इसको सिंबॉलिकली हम लिखते हैं और इसकी डेफिनेशन होती है कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। बेसिकली ये रेजिस्टेंस होती है, इम्पीडेंस भी बेसिकली रेजिस्टेंस होती है। कौन सी? कंबाइन रेजिस्टेंस। अब कौन सी कंबाइन रेजिस्टेंस? अगर मैं इधर लेट कर लेता हूँ कि यहाँ पे सर्किट है और इसमें रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है एंड इंडक्टर भी है। ये तीनों डिवाइसेस हमने कनेक्ट की हुई हैं और ये वोल्टेज सोर्स है, अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स है। अब देखें रेजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, इन तीनों की रेजिस्टेंस होगी। कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों की रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस कहते हैं जनरल। कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर की रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ही कहते हैं। अच्छा देखें, अब अगर करंट फ्लो करता है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस होगी यानी ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट होगा बाय रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो कंबाइंड जो रेजिस्टेंस होगी इस कंबाइंड रेजिस्टेंस का हम नाम क्या रखते हैं, इम्पीडेंस, या इसको कहेंगे कंबाइन ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर सर्किट। तो इस सर्किट में जो कंबाइन रेजिस्टेंस का नाम रखेंगे उसको इम्पीडेंस कहेंगे और इसका हम यूनिट लिखना चाहते हैं तो यूनिट फॉर्मूले से लिखेंगे, फॉर्मूला इसका लिखेंगे इम्पीडेंस इज इक्वल टू V ओवर I आ जाएगा। अब ये जो मैंने V ओवर I लिखा है ये बेसिकली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी इसी तरह का हमने पढ़ा था। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V ओवर R, V ओवर I होता है। अब देखिए R की जगह भी हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे Z लगा दिया, Z मीन इम्पीडेंस है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास ये V आ रहा है इसके सबस्क्रिप्ट में RMS लिखेंगे, I के साथ भी RMS लिखेंगे, वोल्टेज और करंट रूट में स्केयर वैल्यू मिलेंगे यानी RMS साथ लिखेंगे। बस फर्क क्या है, इधर जस्ट R की जगह Z लगा दिया और ये जो फॉर्मूला अब हमारे पास आएगा ये बताएगा कि ये कंबाइन रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये जैसा समझाने के लिए मैंने कंपैरिजन किया, इसको साथ ये R को लिखा था। आप ये ड्रा करेंगे ये किसका फॉर्मूला है, ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला है और डेफिनेशन भी होगी कंबाइन ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बाय रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज नोन एज इम्पीडेंस। अब इसका यूनिट लिखते हैं, बेसिकली ये भी रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट भी ओम होगा। तो ऑपोजिशन है ना, ऑपोजिशन है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है तो इसी तरह इम्पीडेंस का यूनिट भी ओम आएगा, ठीक है बच्चों। ये हमने देख लिया ये इम्पीडेंस होती क्या है। अब देखेंगे इम्पीडेंस कंबाइन क्या होगी, अगर R और C लगाओ तो फिर क्या होगी, जैसे हमने आज क्या पढ़ना है AC थ्रू RC। फिर हम देखेंगे RL, अगर R और L लगे हों सर्किट में तो फिर इम्पीडेंस क्या होगी ये भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं AC थ्रू RC। RC में अगर करंट फ्लो करता है तो इम्पीडेंस क्या होगी, करंट वोल्टेज रिलेशन क्या होगा, ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हम लेट करते हैं RC सीरीज सर्किट। तो इधर मैं लिखता हूँ कंसिडर RC सीरीज सर्किट। हमने RC सीरीज सर्किट कंसिडर करना है यानी इसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटर ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में लगे होंगे। यानी मैं इधर डायग्राम ड्रा करता हूँ, ये अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स है और इसके साथ हम इधर लगा देते हैं ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये दूसरी तरफ सर्किट को हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने सर्किट बना लिया, ये रेजिस्टर और ये कैपेसिटर। अब देखिए ये सीरीज सर्किट है, RC सीरीज सर्किट है, इसमें करंट फ्लो करेगा, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा क्योंकि हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है। जब अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स लगाया तो अल्टरनेटिंग करंट आएगा, ठीक है। अब इसमें देखें रेजिस्टेंस भी है और कैपेसिटर भी है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस में अगर आप देखें बच्चों तो क्या हमने पढ़ा हुआ है, लास्ट टाइम पढ़ा था, करंट एंड वोल्टेज क्या होते हैं, करंट एंड वोल्टेज इन फेज होते हैं, ठीक है। मतलब इन फेज में दोनों सेम टाइम पे इंक्रीज होंगे, वोल्टेज बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा। इसकी जो हमने वेक्टर डायग्राम बनाई थी वो यूँ बनाई थी, अगर ये करंट
की डायग्राम है, तो ये 7 वोल्टेज की डायग्राम, ये दोनों क्या हैं, इन फेज़ हैं, पैरेलल आ जाएंगे ना इन फेज़ में, लास्ट टाइम बनाई थी। अब दूसरा आ जाए यहाँ, अच्छा ये फॉर्मूला भी हमने लिखा था, फॉर्मूला क्या लिखा था, V इज इक्वल टू आई आर, इधर सब स्कीम में आर लगा देते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर्स इज इक्वल टू आई आर। अब देखें नेक्स्ट हम लिखते हैं कैपेसिटर के लिए, इधर बात करते हैं। तो कैपेसिटर के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसका भी हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करता है, करंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, जिसको हम पाई बाई 2 भी कहते हैं, ठीक है। और जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी, ठीक है। वोल्टेज में आई आर है ना इधर, लेकिन इधर आई के साथ आर था, इधर आर की जगह एक्स सी, कैपेसिटी की रेजिस्टेंस को एक्स सी से लिखते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। और ये आपको पता है, अगर इसका वेक्टर आप ड्रा करें, आपकी बुक में लैदा से डायग्राम भी बनाई समझाने के लिए, जैसे मैंने ये लैदा से डायग्राम बनाई, अब कैपेसिटर के लिए लैदा से बनाता हूँ। तो कैपेसिटर के लिए लैदा से हमने क्या बनाई थी, यहाँ पे करंट लीड करता है, तो ये करंट का वेक्टर अपवर्ड वर्टिकल हमने ड्रा किया था, ठीक है। और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल पे वोल्टेज, ठीक है। तो ये वोल्टेज से कितना एंगल आगे जाएं तो करंट आता है, 90 डिग्री आगे जाएं तो करंट आता है। तो इसका मतलब है करंट यहाँ पे क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, यानी करंट आगे है, कितना आगे है, एंगल 90 डिग्री आगे की तरफ आ रहा है, ठीक हो गया। करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, ये हमने कैपेसिटर में पढ़ा था। अब देखते हैं, हमने चूंकि कंबाइन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, जब कंबाइन कनेक्ट करेंगे तो दोनों की कंबाइन जो अपोजिशन होगी, जो रेजिस्टेंस होगी, उसको क्या कहेंगे, इम्पीडेंस कहेंगे। और कंबाइन हम देखना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला क्या बनेगा, इस वेक्टर डायग्राम क्या बनेगी कंबाइन। तो पहले हम रेजिस्टेंस के लिए बनाता हूँ। रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस में करंट वोल्टेज इन फेज होते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, ये करंट का वेक्टर ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। ये लेट करें, ये करंट का मैंने वेक्टर ड्रा कर दिया, ठीक है, इसको आई से लिख दिया। और वोल्टेज इसके क्या होगा, इन फेज होगा। यहाँ पे मैं वोल्टेज को ड्रा कर लेता हूँ ब्लू कलर में, ठीक है, इसको वी आर से लिख लिया। अब आ जाए कैपेसिटर में। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। अब इधर वोल्टेज जो है ना, इसको कहेंगे वी सी। अब वी सी तो हॉरिजॉन्टल, लेकिन इधर हमने चूंकि लैग बनाना है, तो लैग के केस में इधर वी सी को मैं इधर डाउनवर्ड ड्रा कर दूंगा। ये मैंने वी सी ड्रा कर दिया। क्यों बोला, क्योंकि वी सी से आप कितना आगे जाएं, वी सी से आप 90 डिग्री आगे जाएं तो फिर क्या आता है, वी आर आता है। तो मतलब वी आर, या इसको आई कह रहे हैं, वी सी से कितना आगे जा रहे हैं, आई आगे जा रहे हैं, 90 एंगल जा रहे हैं, तो करंट लीड करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अलग अलग से देखें, वी और आई क्या है, इन फेज है रेजिस्टर में। अगर कैपेसिटर में देखें तो वी से कितना आगे जाएं, 90 आगे जाएं तो करंट आता है, करंट लीड करता है कैपेसिटर में, ठीक है। ये कंबाइंड डायग्राम में अलग-अलग देख लिया। अब देखें ये क्या है, ये जो मैंने ब्लू कलर में बनाया, ये वी आर, और ये क्या है, वी सी, कैपेसिटर के क्रॉस, वी आर रेजिस्टर के क्रॉस। अब इन दोनों का कंबाइन वेक्टर हमने बनाना है, तो इनके सेंटर से, ये इसका सेंटर बन रहा है, तो सेंटर से ये लाइन ड्रा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। और रिजल्टेंट वेक्टर को हम इधर क्या लिख लेंगे, वी से लिख लेंगे, इसको वी से लिख लेंगे, या इसको लिख देंगे वी आर एम एस। ये इसका क्या आ गया, रिजल्टेंट वोल्टेज आ गया, जिसको हम कह रहे हैं वी आर एम एस कह रहे हैं, ठीक है। और वी आर एम एस का एंगल भी बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, एंगल थीटा बन रहा है। ये 90 वाला एंगल रिमूव कर देता हूँ। अब कौन सा एंगल देख रहे हैं, रिजल्टेंट का देख रहे हैं, वी आर एम एस रिजल्टेंट है, इसका एंगल हम थीटा कह रहे हैं, ठीक हो गया। अब ज़रा देखें, ये हमने बना लिया। अब हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अब चूंकि मैं इधर जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ मैग्नीट्यूड का, ठीक है। ये पेपर में लिखेंगे तो ये जनरल लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के मैं के लिए इधर यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। मैग्नीट्यूड किसकी है, वी आर एम एस की है, तो इधर मैं वी लिख लेता हूँ। वी इज इक्वल टू एक्स, एक्स हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग क्या है, वी आर, तो इधर वी आर स्क्वायर आ जाएगा। वाई के लॉन्ग क्या है, वी सी, तो इधर क्या आ जाएगा, वी सी स्क्वायर, ठीक हो गया। ये मैंने लिख लिया, ये वी है, ये वी रिजल्टेंट है, यहाँ ये क्या है, वी आर एम एस है, इसको वी आर एम एस लिखेंगे। 16 चैप्टर में वी आर एम एस वैल्यू लेते हैं करंट की एंड वोल्टेज की।
इधर भी IRMS VRMS लिखेंगे, मैं इधर शॉर्टकट नहीं लिख रहा। 16 चैप्टर में यहाँ तो पीक वैल्यू होती है, यहाँ तो RMS वैल्यू होती है। पीक मीन मैक्सिमम, रूट मीन स्केयर, RMS मीन रूट मीन स्केयर वैल्यू। अच्छा देखें बच्चों, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, अब ये वैल्यू लगाते हैं। VR की वैल्यू मैंने इधर अभी आपको लिखवाई, VR किसके इक्वल है, IR के इक्वल है, और इधर RMS लगाएंगे, मैं नहीं लगा रहा, IRMS आएगा, ठीक है। और इसका क्या है, स्केयर भी है। VRMS VC इक्वल लिखेंगे तो VC किसके इक्वल है, IRMS एंड XC, और इसका भी क्या आएगा, स्केयर होल अंडर रूट इज इक्वल टू, इधर है VRMS। अब इस स्केयर को ओपन करें तो ये आ जाएगा I स्केयर R स्केयर, इधर आ जाएगा I स्केयर XC स्केयर, ठीक है। अब I स्केयर कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, I स्केयर को कॉमन लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा R स्केयर प्लस XC स्केयर, ठीक है। और यहाँ पे होल अंडर रूट आ जाएगा, ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, करंट तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, R स्केयर प्लस XC स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, VRMS। और ये करंट है ना, मैंने आपको बताया करंट के साथ भी क्या लगाएंगे, RMS लगाएंगे। मैंने नहीं लगाया था, तो आप पेपर में जब लिखेंगे तो ये RMS लगाएंगे, मैंने भी इधर अब लगा दिया ताकि इजीली आपको मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ वो समझा सकूँ। ये VRMS है, ये IRMS है। IRMS को दूसरी तरफ ले जाएं तो IRMS यानी I करंट दूसरी तरफ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये करंट को हमने दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया, और इधर क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब ये देखें बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये मैं अभी आपको बता कह रहा हूँ, ये किसका फॉर्मूला है, ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह फिर क्या लिख देंगे हम, Z इम्पीडेंस लिख लेंगे। तो Z इम्पीडेंस आ गया V ओवर I की जगह, और दूसरी तरफ क्या है, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर होल अंडर रूट, ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला आ गया। तो इम्पीडेंस यहीं से हमने वोल्टेज के फॉर्मूले से इम्पीडेंस बना ली, और इम्पीडेंस का ये फॉर्मूला आ गया R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, किसमें, RC में। और इम्पीडेंस डायग्राम बनानी है तो यहीं से हम इम्पीडेंस डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए इम्पीडेंस डायग्राम बनानी है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे VR है तो VR किसके क्रॉस है, R के रेजिस्टेंस के क्रॉस है, तो VR की जगह हमने R लिख दिया क्योंकि R रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है। और VC है, VC किसके क्रॉस वोल्टेज है, कैपेसिटर के क्रॉस, तो VC की कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होगी उसको किससे लिख लेंगे, XC। जहाँ पे VR है वहाँ पे R लिख दिया, जहाँ पे VC है वहाँ पे XC लिख दिया, क्योंकि VC कैपेसिटर के क्रॉस है तो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस आ गई, VR का R के वोल्टेज है तो यहाँ पे R की रेजिस्टेंस आ गई। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम इनका रिजल्टेंट लेते हैं, तो ये इसका रिजल्टेंट बनेगा। सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, अगर दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन हो, इस तरह ये वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन है तो इनका रिजल्टेंट निकालना हो तो सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं लाइन, तो वो रिजल्टेंट होती है, ठीक है। तो अब देखिएगा ज़रा, हेड टू टेल रूल में तो ये होता है ना, हेड टेल से मिलती है, तो ये लास्ट फर्स्ट की टेल लास्ट के हेड से मिल जाती है, ये हेड टू टेल होता है। लेकिन अगर दो टेल टू टेल मिले तो फिर रिजल्टेंट कैसे आता है, सेंटर पे लाइन ज्वाइन करते हैं तो रिजल्टेंट आ जाता है। जैसे कि इधर मैंने ये सेंटर पे लाइन बनाई, तो इधर सेंटर वाली का नाम रख देंगे इम्पीडेंस, ये इम्पीडेंस डायग्राम आ जाएगी, क्योंकि ये XC है ये R है, ये दोनों रेजिस्टेंस है, सेंटर पर लाइन ड्रा करेंगे, रिजल्टेंट इम्पीडेंस आ जाएगी। अब इसका भी एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल थीटा कहेंगे। और हमने एंगल थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 12 में, चैप्टर नंबर 2 में, फर्स्ट ईयर में, कि ये y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो अगर आप इधर अभी पुट करें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल इधर क्या आ रहा है, ये y के लॉन्ग क्या आ रहा है, XC आ रहा है, तो यहाँ पे XC लिख दिया, और हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग क्या है, रेजिस्टेंस आ रही है R, तो R लिख दिया। अब XC की वैल्यू पुट कर दें, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया थीटा का। अब XC की अगर वैल्यू लिख दें तो XC की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C होती है। ये अगर इधर वैल्यूज पुट करते हैं तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 ओवर ओमेगा C, और साथ इधर डिनोमिनेटर में R आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास थीटा का फॉर्मूला आ गया, और यहाँ पे ये 10 इनवर्स आ गई, ये थीटा क्या है, ये थीटा एंगल है, ये हम डायरेक्शन बता सकते हैं। अब ज़रा देखें, ये MCQs आती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का, वो क्या है, ये इधर टॉपिक में तो नहीं बताया लेकिन आपको पता होगा। इसमें बताएं RC में कौन लीड करता है या लैग करता है। इस करंट को हम IRMS कहेंगे, वोल्टेज को VRMS कहेंगे। बताएं VRMS लीड कर रहा है या IRMS, तो आप देखेंगे VRMS से कितना एंगल आगे जाएं, थीटा एंगल आगे जाएं तो फिर आता है IRMS। इसका मतलब है थीटा एंगल आगे है IRMS, तो IRMS क्या करेगा, लीड करेगा। तो फिर इधर हम लिख देते हैं IRMS लीड
IRMS लीड VRMS बाय एंगल थीटा, और थीटा किसके इक्वल है, ये अभी हमने फाइंड किया, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स XC/R। ये लिख लें या ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, दोनों इसी के फॉर्मूले हैं। तो ये MCQs भी आती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी है। ठीक है बच्चों, ये हमने देख लिया AC थ्रू RC। अब जहाँ पे मैंने R लिखा है ना, यहाँ पे L लिख लूंगा, तो क्या आ जाएगा AC थ्रू RL, यानी इंडक्टर में करंट अल्टरनेटिव करंट फ्लो करे तो क्या होगा। तो अब इसको ना मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, जहाँ पे मैंने चेंजिंग करनी है वहाँ पे मैं ग्रीन कलर लिखता जाऊँगा, ग्रीन कलर में लिखता जाऊँगा तो ये दूसरा साथ ही टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C की जगह पे ये L लिख दिया, तो क्या हो जाएगा AC थ्रू RL, यानी अल्टरनेटिव करंट थ्रू रेजिस्टेंस इंडक्टर। और अब जो डायग्राम बनाएंगे इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगी, कैपेसिटर भी होगी। तो अब जो डायग्राम है ना, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इधर तो वैसे ही मैं ड्रा कर लेता हूँ, ये इसको वैसे ही ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ इंडक्टर, ये इंडक्टर इसके साथ हमने कनेक्ट कर दी। ठीक है, और इसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गई, इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मर्जी बना लें, ये इंडक्टर की इंडक्टेंस L और ये रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R है। ठीक है, आप देखें इसमें ये सर्किट ड्रा कर दिया। अब ज़रा देखें इसमें RC है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, RL सर्किट कंसिडर करेंगे। रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस में तो वही बात होगी जो पहले भी थी, करंट और वोल्टेज क्या होंगे इन फेस, इसमें भी करंट का फॉर्मूला क्या होगा, V/IR आएगा, और यानी वोल्टेज और I क्या होंगे, इन फेज होंगे। अब कैपेसिटर आ रहा है, कैपेसिटर नहीं लिखेंगे हम, इधर कैपेसिटर की जगह क्या लिख लेंगे, इंडक्टर लिखेंगे। ठीक है, ये ग्रीन कलर में मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे इंडक्टर लिख देंगे। ठीक हो गया। और इसमें क्या होता है, इंडक्टर में हमें पता है, इंडक्टर में करंट लीड वोल्टेज नहीं, इसमें क्या होता है वोल्टेज लीड करंट। हमें पता है कि इंडक्टर में वोल्टेज करंट को लीड करता है बाय π/2 या 90 डिग्री। और इसमें इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, VL से लिखते हैं, VL = I XL से, इंडक्टर की रेजिस्टेंस को XL से लिखते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम टॉपिक में देखा था। और यहाँ पे इसके जो वेक्टर डायग्राम बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज चूंकि लीड करते हैं इसमें, तो वोल्टेज का ये ऊपर वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, ये VL आएगा, और करंट लैग करता है तो इधर, और VL करंट लैग करता है तो इधर हम क्या कर देंगे, I को ड्रा कर देंगे। तो ये इधर डायग्राम अब बनेगी किसके लिए, इंडक्टर के लिए। VL ऊपर आएगा और I नीचे आएगा। ये लहदा बना रहा हूँ, ये लहदा से रजिस्टर की बनाई, ये लहदा से इंडक्टर की बनाई, बुक में लहदा से नहीं बनाई हुई, जस्ट समझाने के लिए बना रहा हूँ। अब हम देखते हैं, ये फॉर्मूला तो एंड पे ड्राइव करेंगे, यहाँ से ये आया। अब इसके बाद इधर आ जाए, अब हमने डायग्राम बनानी है, कंबाइंड डायग्राम बनानी है। तो ये देखें रजिस्टर VR और ये IRMS, ये तो इन फेज होंगे रजिस्टर में। ठीक है, ये तो ओके है, ये वाला और ये वाली लाइन ओके है। अब आ जाए VL, आपको पता है VL जो होता है वो क्या करता है, लीड करता है करंट को। करंट का वेक्टर तो ये है, हम किसका वेक्टर बनाना चाहते हैं, VL का। तो VL का किधर वेक्टर बनाएंगे, अपवर्ड। ये मैंने VL का वेक्टर ऊपर की तरफ ड्रा कर दिया। इसका नाम रख देंगे VL, यानी ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे। ये VC को रिमूव कर देंगे क्योंकि अब VC की कैपेसिटर की तो बात ही नहीं हो रही, और ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये VC के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट आ रहा था, ये भी गया। अब हमने क्या किया, ये VR और IRMS ये दोनों इन फेज हैं, जैसे ये इसको समझ लें ऐसे उठा के इधर रख दिया, और यहाँ पे VL लीड करेगा तो VL को ऊपर की तरफ ड्रा कर दिया। अब देखें ये जो करंट है ना, इस करंट से कितना ऊपर जाए, 90 ऊपर जाए तो फिर VL आता है, यानी VL क्या करता है, लीड करता है इंडक्टर में। ठीक है, तो ये डायग्राम आएगी। अब रिजल्टेंट बनाना है, तो मैं रिजल्टेंट बनाता हूँ। तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ये दोनों टेल टू टेल है, तो रिजल्टेंट के लिए सेंटर पे लाइन ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अब इस रिजल्टेंट का नाम रखेंगे VRMS। ये हमारे पास VRMS है रिजल्टेंट जो अब हमने ड्रा किया। ये किस किस का रिजल्टेंट है, VL का और VR का रिजल्टेंट हमने बनाया। आप जरा देखें, ये जो मैंने रिजल्टेंट ड्रा किया, ये रिजल्टेंट की हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं। तो फॉर्मूला यही है मैग्नीट्यूड का,
एक्स वाई स्क्वायर ऐड अंडर लेंगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लगाएं तो हॉरिजॉन्टल वी आर है, यहाँ पे तो वी आर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, ये तो वी आर चेंज नहीं होगा, प्लस वी सी है, लेकिन इधर वर्टिकल वाई, वाई के लॉन्ग क्या है वी एल, तो अब इधर वी सी है तो वी सी की जगह पे क्या आ जाएगा वी एल आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए इधर तो वी आर की वैल्यू लगाई वही है, वी एल की वैल्यू क्या होगी, इधर एक्स सी है जहाँ पे वहाँ पे एक्स एल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, ये तो वह स्केयर ओपन किया, लेकिन इधर क्या आ जाएगा एक्स सी की जगह पे एक्स एल आ जाएगा, फिर इधर भी एक्स एल की जगह एक्स सी की जगह पे एक्स एल लगा दिया, बाकी वैसे ही है, ये बस चेंजिंग होती जाएगी। जिसको मैं चेंज कर रहा हूँ उसको मैं ग्रीन कलर में मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैंने चेंजिंग किया यहाँ पे उसको मैंने ग्रीन कलर में मेंशन कर दिया। अब ज़रा देखें, ये इसी तरह आई आर एम एस को डिवाइड किया तो ये वी एवर आई किसके इक्वल है इम्पीडेंस के, तो ये दूसरी तरफ ये आ जाएगा, लेकिन इधर एक्स ही नहीं आएगा, क्या आएगा एक्स एल आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास इम्पीडेंस बन गया। इम्पीडेंस हमने डायग्राम बनानी है तो इम्पीडेंस डायग्राम बनानी है, इसको देख कर बनाएंगे। ये क्या है वी आर की जगह आर लगा देंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ वी एल है, वी एल इंडक्टर के क्रॉस है, तो इंडक्टर की रेजिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं एक्स एल से लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं ड्रा कर दूंगा एक्स एल, ठीक है। ऊपर की तरफ वी एल है तो एक्स एल लिख दिया। अब एक्स सी तो है नहीं, तो ये वाला वेक्टर और ये इसका जो पहले एक्सएल एक्सी के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट था इसको हमने क्या कर दिया रिमूव कर दिया, क्योंकि एक्सी तो अब है नहीं। अब इसमें देखें, ठीक है, ये वी आर के क्रॉस रेजिस्टेंस आर और वी एल इंडक्टर के वोल्टेज और इंडक्टर के क्रॉस रेजिस्टेंस एक्स है, एक्स एल है, और इसके दरमियान जो ये रिजल्टेंट है, तो इधर जो रिजल्टेंट बनेगा यहाँ पे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का बनेगा, ये भी रेजिस्टेंस ये भी रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस का जो रिजल्टेंट इसको इम्पीडेंस कहेंगे, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको क्या कहेंगे थीटा कहेंगे, और थीटा का फॉर्मूला तो वाई ओवर एक्स ही होता है, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट, तो वर्टिकल क्या है यहाँ पे एक्स एल है, तो यहाँ पे एक्स एल लिख दिया, आर वैसे ही आ जाएगा ये हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है, और एक्स ही नहीं लगाएंगे, अब एक्स एल लगाना है, और एक्स एल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है ओमेगा एल होता है, ठीक है। अब इधर पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा एल एंड डिवाइडेड बाय ये वैसे ही रहेगा, बाकी पोर्शन डिवाइडेड बाय आर ये वैसे ही का वैसे ही आएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब ज़रा देखें ये वैसे ही है, बस थोड़ी सी चेंजिंग की। अब इधर बताना है कौन लीड लैग कर रहा है, करंट या वोल्टेज, तो आई आर एम एस रिजल्टेंट की बात हो रही है, तो अगर इधर से देखें तो ये वी आर एम एस है, ठीक है, और ये क्या है आई आर एम एस है, ये आई आर एम एस का वेक्टर है और ये वी आर एम एस का है, तो कौन आगे है इसको देखना चाहते हैं हम। तो ज़रा अगर आप इसी को देखें तो आई आर एम एस से कितना आगे जाएं तो वी आर एम एस आता है, एंगल थीटा आगे जाएं, तो आगे कौन है वी आर एम एस, तो इसका मतलब वी आर एम एस इधर क्या होगा लीड होगा, तो इधर मैं फिर जो चेंजिंग करता हूँ तो इधर लिख देता हूँ वी आर एम एस क्या करेगा लीड करेगा, किसको आई आर एम एस को, वी आर एम एस आई आर एम एस को क्या करेगा लीड करेगा बाय एंगल थीटा, और ये थीटा किसके इक्वल है, इधर क्या आ जाएगा एक्स एल अवर आर, पहले एक्स ही था कैपेसिटर के केस में, इधर एक्स एल आ जाएगा, और इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने देख लिया एसी थ्रू आरएल एंड एसी थ्रू आरसी, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इस पे 3 स्टार लगा लें, ठीक है बच्चों। हम अब पावर इन एसी सर्किट पढ़ने लगे हैं। पावर का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है P इज इक्वल टू आई वी, और ये फॉर्मूला तब ही वैलिड है जब करंट एंड वोल्टेज इन फेज हों, ये आपको पढ़ाया था एसी थ्रू रजिस्टर में, ठीक है। ये सिर्फ तब ही वैलिड होता है जब करंट वोल्टेज इन फेज होते हैं, अदरवाइज ये हम फॉर्मूला यूज़ ही नहीं कर सकते, यानी जब करंट इंक्रीज होता है वोल्टेज भी तब इंक्रीज करे, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है वोल्टेज करंट इंक्रीज कर रहा है, अगर वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है करंट भी डिक्रीज कर रहा है, तो ये तब ही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, यानी ये इन फेज होते हैं। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पे हम अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, तो फिर अगर यहाँ करंट और वोल्टेज इन फेज ना हो, लीड कर रही हूँ लैग कर रही हूँ, तो फिर फॉर्मूला क्या यूज़ करेगा। इसके लिए मैं लेट करता हूँ, यहाँ पे ये करंट है, ठीक है, और इसको आई आर एम एस कह लेते हैं, और यहाँ पे वी आर एम एस है, और इसके दरमियान दोनों के दरमियान यहाँ पे एंगल थीटा दिया हुआ लेट, ठीक है।
अब ज़रा देखें, अब जो पावर हम बनाएंगे ये कंपोनेंट ड्रा करने पड़ेंगे। पहले तो हमें v के कंपोनेंट बनाते हैं। v का ये वर्टिकल और ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल का नाम क्या होगा, v RMS साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल का नाम क्या होगा, v RMS कॉस थीटा। अब ये देखें यहाँ पे v RMS जो है ना, ये जो v RMS कंपोनेंट आ रहा है ये वाला, ये किसके ऊपर आ रहा है, ये बेसिकली किसके ऊपर आ रहा है, ये I के ऊपर आ रहा है। देख रहे हैं ना, ये जो रेड कलर में आ रहा है, ठीक है, ये जो रेड कलर है ये ब्लैक के ऊपर आ रहा है। ब्लैक कौन सा वेक्टर है, करंट है। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, करंट, ठीक है, इनटू साथ क्या आ रहा है, वी, करंट का नाम भी साथ क्या है, IRMS है, और इधर साथ क्या है, VRMS इंटू कोस थीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर हमारे पास होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, IRMS, ठीक है, इंटू VRMS, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। और ये जो पावर का फॉर्मूला ये तब यूज़ करते हैं जब क्या हो, करंट और वोल्टेज इन फेज ना हो, लैग कर रहे हो या लीड कर रहे हो करंट वोल्टेज, तो तब ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं अल्टरनेटिंग सर्किट के लिए, अल्टरनेट क्वांटिटी के लिए ये पावर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ये जो कोस थीटा आ रहा है, इस कोस थीटा का हम नाम रखते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर किसका नाम रखा हुआ है, कॉस थीटा को। हम यूँ भी कह सकते हैं कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इज कॉल्ड पावर फैक्टर। और अगर ये 1 हो, कोस 0 1 पुट करें तो ये 1 आ जाएगा, तो पावर फैक्टर 1 आ जाएगा। कोस थीटा 1 मीन पावर फैक्टर 1, तो इसको मैं कह देता हूँ कि ये क्या है, बेसिकली पावर फैक्टर है। कोस थीटा 1 आ रहा है मतलब पावर फैक्टर 1 है। जब पावर फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब है एनर्जी डेसिपेशन मैक्सिमम होगी, यानी एनर्जी लॉस मैक्सिमम होगी, ठीक है। एनर्जी डेसिपेशन मैक्सिमम होगी जब पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा। और किस केस में मैक्सिमम आएगा, रजिस्टर के केस में, क्योंकि रजिस्टर के केस में क्या होता है, करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। ये है ना, करंट एंड वोल्टेज इन फेज होते हैं, दोनों के वेक्टर पैरेलल आते हैं, तो एंगल 0, कोस 0 1 तो पावर फैक्टर 1, कोस 0 1 मीन पावर फैक्टर 1, तो एनर्जी लॉस मैक्सिमम होगा। अगर कैपेसिटर की बात करें, प्योर कैपेसिटर है या कि प्योर इंडक्टर है, तो फिर क्या आता है, अब देखते हैं प्योर कैपेसिटर या इंडक्टर के केस में P इज इक्वल टू IV कॉस 90 डिग्री। क्योंकि कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो करंट लीड करता है, ये VC है, ये करंट है, ठीक है, तो एंगल 90 बनता है। अगर इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है और करंट क्या करता है, लैग करता है, लेकिन एंगल कितना होता है, फिर भी 90 डिग्री होता है। तो दोनों केस में अगर आप 90 लगाएं, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। cos 90 0 पुट करें तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या आ जाएगी, 0। पावर डेसिपेशन 0 है, पावर 0 का मतलब होगा पावर डेसिपेशन 0, मतलब पावर लॉस ही नहीं होगी इस केस में। किस केस में, प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर के केस में एनर्जी लॉस नहीं होती। तो ये था पावर इन AC सर्किट। AC सर्किट में हमने पावर का फॉर्मूला देख लिया, वो क्या होगा, IV cos थीटा। अगर इन फेज हैं तो एंगल 0 होगा, cos 0 1 तो IR बचेगा, जो कि इधर शुरू में भी लिखा हुआ था। तो साफ स्क्रिप्ट में IRMS लिखते हैं, कहीं मैं नहीं लिखता, लेकिन पेपर में आप लिखेंगे इसको ज़रूर। 16 चैप्टर के लिए IRMS हम लिख रहे होते हैं। तो बच्चों ये था छोटा सा टॉपिक जो इसके साथ हमने पढ़ लिया। रेजोनेंस सर्किट का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं RLC सीरीज सर्किट। ये दोनों ही इसके नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी आगे हम एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। रेडियो में इसका यूज़ होता है, ठीक है। रेडियो को ट्यून करने के लिए यूज़ होता है बेसिकली। अगर रेडियो को हम चाहते हैं कि रेडियो का स्टेशन सेलेक्ट हो जाए तो उस रेडियो में क्या लगा होगा, RLC सीरीज सर्किट से हम ट्यून कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका दूसरा नाम RLC सीरीज सर्किट है। इस RLC सीरीज सर्किट या सीरीज रेजोनेंस सर्किट की डेफिनेशन क्या है, ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। इसकी हमने डेफिनेशन करनी है, तो डेफिनेशन में हम कहेंगे कि ये सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर सीरीज में होते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम ड्रा करते हैं। यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ ये रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पे इंडक्टर ड्रा कर लेते हैं, ये इंडक्टर कनेक्ट कर दी, एंड और साथ इसके सीरीज़ में हम इधर लगा लेते हैं कैपेसिटर। तो यहाँ पे सीरीज़ में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड इसके साथ हमने लगा दिया अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स। अब देखें बच्चों,
ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। ये इंडक्टर की इंडक्टेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस को L से, कैपेसिटेंस को C से, रेजिस्टेंस को R से लिखते हैं। ये अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स है, लाइक ये जनरेटर है। अच्छा देखें, RLC सीरीज सर्किट है, ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स के साथ, यानी जनरेटर के साथ। अब देखें इसमें रजिस्टर आ रहा है। अगर मैं रजिस्टर की बात करूं, आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस डेफिनेशन होगी ना, रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड with alternate voltage source whose frequency can be varied is called RLC सीरीज सर्किट। मतलब अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स है तो इसकी फ्रिक्वेंसी तो चेंज होगी, ठीक है। V इक्वल टू वी नॉट साइन 2πf t, तो फिर एफ आ रहा है, फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, वोल्टेज चेंज होंगे। तो इस सेंस में कह रहे हैं ना, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2πf t। फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो यहाँ पे V चेंज होगा, इस वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज चेंज होंगे तो करंट भी चेंज होगा। तो ये डेफिनेशन है, आपकी बुक में भी लिखी हुई। अब देखिए फर्स्ट हम देखते हैं रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा हुआ है करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। तो ये मैं इधर बना लेता हूँ, ये करंट है, ठीक है, और यहाँ पे मैं वोल्टेज का वेक्टर बना लेता हूँ, ये वोल्टेज है, और ये दोनों क्या आ रहे हैं, ये इस वक्त इन फेज आ रहे हैं। अब आ जाए दूसरी तरफ, क्या आ रहा है, इंडक्टर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंडक्टर के लिए लिखता हूँ। इंडक्टर में आप जानते हैं कि वोल्टेज लीड करता है। अगर वोल्टेज लीड करता है तो इसकी डायग्राम यूँ बनेगी, ये करंट, ठीक है, ये करंट का वेक्टर आ गया IRMS, ठीक है, और यहाँ पे ये वोल्टेज का वेक्टर आ गया, इसको VL लिखेंगे। VL वोल्टेज को लीड करता है बाय एंगल π/2। कैपेसिटर आ जाए, कैपेसिटर में भी आपने डायग्राम पढ़ी हुई है। कैपेसिटर में क्या पढ़ी थी डायग्राम, कैपेसिटर में आपने पढ़ा था कि यहाँ पे करंट लीड करता है, यानी ये अगर मैं करंट का वेक्टर ड्रा कर दूँ IRMS, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये VC बन जाएगा, ठीक है। वोल्टेज से करंट लीड करता है VC को। अब जरा देखिए, हमने तीनों की कंबाइंड डायग्राम ड्रा करनी है। अगर मैं वोल्टेज भी लिखूं तो वोल्टेज आपको पता है कि रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, V इज इक्वल टू IR होता है। चूँकि ये रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है इसलिए सबके में इधर R लगा दिया। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज भी आपने पढ़े हुए हैं, VL इज इक्वल टू IXL। यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस इधर R थी तो इधर रेजिस्टेंस XL है। और कैपेसिटर के केस में आपने पढ़ा हुआ है VC इज इक्वल टू IXC आएगा, और XC भी आप जानते हैं कि इसके इक्वल होता है, XC इज इक्वल टू 1/ωc। और इधर आ जाएं तो इधर हम XL लिखते हैं और XL होता है ओमेगा L की इक्वल होता है। फॉर द ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं 2πf होती है, ठीक है। ये मैंने लैदर लिख दी। अब मैंने कंबाइन इसकी डायग्राम ड्रा करनी है, वेक्टर डायग्राम ड्रा करनी है। तो देखिएगा फर्स्ट रजिस्टर के लिए मैं बनाता हूँ, तो रजिस्टर के लिए मैं बनाता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, रजिस्टर के लिए ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल वेक्टर आ गया, और ये वेक्टर क्या बता रहा है, ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रजिस्टर में क्या बना है, करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। इधर मैंने VRMS लिख दिया, ये मिस्टेक की मैंने, सॉरी इसके लिए। इधर जो आएगा, इधर VRMS की बजाय क्या आएगा, VR आएगा, क्योंकि रेजिस्टर की वोल्टेज है तो यहाँ पे VR आएगा। अच्छा, ये हमने देख लिया कि ये जो कैपेसिटर में है, कैपेसिटर रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज फेज होते हैं। तो इधर भी मैं बना लेता हूँ, करंट और वोल्टेज क्या है, ये इन फेज है, ठीक है। अब आ जाए दूसरा, इंडक्टर की बात कर लें। इंडक्टर में VL लीड करते हैं तो मैं वोल्टेज इंडक्टर के यूँ बना लेता हूँ, ठीक है, ये VL हो गया। तो लीड करेगा, करंट से कितना आगे जाए, 90 आगे जाए तो VL आता है, मतलब VL लीड कर रहा है। और फिर कैपेसिटर में आ जाए तो कैपेसिटर में VC क्या करता है, लैग करता है। तो VC को अब इधर नीचे बना देंगे, ठीक है। इधर मैंने क्या किया, VC को नीचे की तरफ ड्रा कर दिया। तो इधर देखें, ये जो मैंने VC को नीचे की तरफ ड्रा किया, तो VC से कितना आगे जाएं, 90 डिग्री आगे जाएं तो करंट क्या करता है, लीड करता है।
ठीक है। अब जी हमने बना ली कंबाइंड डायग्राम किसकी, RLC सीरीज सर्किट की, या इसको क्या कहते हैं, सीरीज रेजोनेंट सर्किट कहते हैं। अब देखें हम इधर से इम्पीडेंस डायग्राम भी बनाना चाहते हैं, तो इम्पीडेंस डायग्राम बनाएं, क्या बनेगी, जहाँ पे VR है वहाँ पे जस्ट क्या लगा दें आप, जस्ट R लगा दें। VR रेजिस्टेंस के क्रॉस हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है। और VL किसके क्रॉस हैं, इंडक्टर के क्रॉस हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, XL आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, VC कैपेसिटर के वोल्टेज हैं, तो ये जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस आ जाएगी, इसको क्या लिखेंगे, XC लिखेंगे, ठीक है। ये वोल्टेज डायग्राम है, ये इम्पीडेंस डायग्राम। इम्पीडेंस डायग्राम मीन इम्पीडेंस रेजिस्टेंस है ना, कंबाइंड रेजिस्टेंस है। अब अगर देखें इनमें तो XC एंड XL ये दोनों ऑपोजिट भी हैं, ठीक है। अब जरा देखें, हम ना इधर बात करते हैं, मैं इधर लिखता हूँ रेजोनेंस की बात करता हूँ। तो रेजोनेंस किसको कहते हैं, यहाँ पे हम रेजोनेंस कहेंगे, फर्स्ट में भी वैसे आपने पढ़ी हुई है, रेजोनेंस में कहा था फ्रिक्वेंसी इक्वल हो जाती है। यहाँ पे हम कहेंगे रेजोनेंस तब होती है जब XC XL के इक्वल होता है। जब XC XL के इक्वल होता है तो तब जाके क्या होती है, रेजोनेंस होती है। अब ये रेजोनेंस होगी तो इस केस में जरा देखें, XC का फॉर्मूला मैं इधर वेरीज पुट करता हूँ। XC का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ωc, ठीक है। और इसी तरह इधर आ जाए, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1, यहाँ पे XL का फॉर्मूला आता है ωL, तो इधर मैं लिख लेता हूँ ωL, और इधर R लिख दिया, R फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस कब होती है, जब XC XL की इक्वल होती है, यही रेजोनेंस की डेफिनेशन दी है, क्या, व्हेन XC बिकम्स इक्वल टू XL एट दिस पॉइंट द फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये रेजोनेंस होगी, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है तो इधर स्मॉल r लिखा हुआ है मैंने सबस्क्रिप्ट में, ωr, ओमेगा फॉर एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। अब ज़रा देखें, अब ओमेगा की वैल्यू भी लगा लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πf होती है। अब ये इधर भी और इधर भी दोनों तरफ हम पुट करते हैं, तो इधर लगाएं तो क्या आ जाएगा 1/, ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा 2πf, और इधर क्या आ जाएगा c, और दूसरी तरफ भी लगाएं तो क्या आ जाएगा 2πf, और इधर क्या आ जाएगा l आ जाएगा। और r f है तो f के सबस्क्रिप्ट में r लगा दिया, मतलब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है। अब ये जो फ्रिक्वेंसी आ रही है हमारे पास, ठीक है, इस फ्रिक्वेंसी के साथ r इधर ले जाएं तो एफ आर दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एफ आर मल्टीप्लाई होगा तो एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये 2π इधर डिवाइड कर दें, 2π इधर डिवाइड करेंगे तो इधर ऑलरेडी 2π है तो ये हो जाएगा 4π², और ये l इधर डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा एल सी आ जाएगा ना, सी पहले ही और एल भी इधर डिवाइड हो गया। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, हमने दोनों तरफ अंडर रूट लेना है तो 4π² LC, ठीक है। और इधर क्या है FR² अंडर रूट, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अंडर रूट लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 का अंडर रूट 2, π² का अंडर रूट पाई आ जाएगा, और LC का अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और इधर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा FR आ जाएगा। ये हमारे पास FR का फॉर्मूला आ गया, मतलब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आ गई। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल है 1/2π इंटू अंडर रूट LC, L फॉर इंडक्टेंस है, C फॉर कैपेसिटेंस है, ठीक हो गया। ये यहाँ पे हमने रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बना ली। अब इसकी हमने प्रॉपर्टीज करनी है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसको डिस्कस करने लगे। तो 1 बाय 1 हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इधर से ही करेंगे। देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम हम रखेंगे कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इज गिवन बाय, अभी जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया इसको लिख देंगे, क्या, FR इज इक्वल टू 1/2π इंटू अंडर रूट LC। ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है हमारे पास, ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आ गई, ठीक है। ऐसे ही फार्मूला लिख दें, ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इज गिवन बाय FR इज इक्वल टू 1/2π इंटू अंडर रूट LC। अब दूसरी आ जाएं इसकी प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हम इधर से करेंगे। तो ये देखें, अगर मैं इम्पीडेंस डायग्राम पे चलूँ तो रेजोनेंस पे अगर मैं बात करूँ, एट रेजोनेंस हमें पता है कि रेजोनेंस पे XC XL के इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये इधर ऑपोजिट भी हैं तो कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, इधर सिर्फ R बच जाएगा, ये सिर्फ रेजिस्टेंस बच जाएगी।
एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे एक्स सी एक्स एल कैंसिल कर देंगे क्योंकि ऑपोजिट है और इक्वल भी होते हैं रेजोनेंस में, तो इक्वल और ऑपोजिट कैंसिल करें, आर बच जाएगी। आर बचने का मतलब है सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट है। कौन सा सर्किट है? रेजिस्टिव सर्किट है। और रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस क्या हुई है? कम हुई है ना, 3 रेजिस्टेंस थी, आर एक्स एल और एक्स सी, 3 रेजिस्टेंस, 2 कैंसिल हो गई तो 1 बच गई। तो इधर हम कहेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या आती है, इम्पीडेंस क्या आती है, इम्पीडेंस मिक्स में मिनिमम है। इम्पीडेंस का मतलब है कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी, 3 थी 1 रह गई, 2 कैंसिल हो गई हैं। इम्पीडेंस इज मिनिमम, मतलब इम्पीडेंस कम आ रही है, ठीक है। और जब आर बचा इम्पीडेंस, आर में हमें पता है रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट एंड वोल्टेज क्या होते हैं, इन फेस होते हैं, करंट एंड वोल्टेज इन फेस होते हैं। अब आ जाए थर्ड करेक्टरिस्टिक्स पे। अगर मैं थर्ड करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो हम मैक्सिमम रेजोनेंस में आपको बताया इम्पीडेंस क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। इम्पीडेंस मिनिमम का मतलब क्या होगा? अगर मैं यूँ लिखूँ फॉर्मूला, जो होता है ना वी ओवर आर होता है, आर की जगह जी जेड, जेड मीन ये इम्पीडेंस है। अब देखिए इम्पीडेंस क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। इम्पीडेंस अगर मिनिमम होगी तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो करंट मैक्सिमम हमने फाइंड करना है, तो आई नॉट, इधर क्या आएगा, वी नॉट, वी नॉट है तो इधर आई नॉट आएगा, आई नॉट और वी नॉट मीन मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट आएगा, ठीक है। और इसको हम अगर ग्राफ से देखें तो ग्राफ इसका मैं ड्रा करता हूँ, मैक्सिमम वोल्टेज और करंट कहाँ पे होगा, तो इसको यूँ लेट कर लेते हैं। देखें ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये लाइन, और दूसरी ये इधर एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं। इसका जो ग्राफ आता है ना, हम इस तरह ये ड्रा करते हैं, ये इस तरह से ग्राफ ड्रा आता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। और अब देखिएगा ज़रा, ये जो सेंटर है ना, सेंटर पे एक्स सी एक्स एल के इक्वल होता है, लेकिन ये जो इधर लेफ्ट साइड आ रही है, ये वाली सारी, इसको ये लिख लेते हैं, इधर क्या होगा, ये फ्रिक्वेंसी स्मॉल होगी, सेंटर है ना, तो सेंटर से पहले पहले वाली फ्रिक्वेंसी क्या होगी, स्मॉल होगी। तो जब फ्रिक्वेंसी स्मॉल होगी तो एक्स सी ग्रेटर होगा एक्स एल से। कैसे पता चला? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक्स सी का फॉर्मूला होता है ना, एक्स सी इज इक्वल टू 1/2πfc, ठीक है। तो स्मॉल फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी कम होगी तो एक्स सी क्या आ जाएगा, लार्ज आ जाएगा। फिर एक और आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक्स एल का, एक्स एल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πfl होता है। तो अगर फ्रिक्वेंसी इधर स्मॉल हो जाए तो इधर एक्स एल भी क्या होगी, स्मॉल, एक्स एल मीन रेजिस्टेंस स्मॉल होगी। तो यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी स्मॉल तो एक्स एल स्मॉल, लेकिन फ्रिक्वेंसी स्मॉल होने से एक्स ई लार्ज। तो इस पोर्शन में ये जो पोर्शन बन रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। ये वाला पोर्शन क्या बता रहा है, ये पोर्शन बता रहा है कि फ्रिक्वेंसी स्मॉल है इधर, ये सेंटर से इधर फ्रिक्वेंसी स्मॉल है तो एक्स सी एक्स एल से ग्रेटर है। तो ये जो सर्किट अब बिहेव करेगा ना इस पोर्शन में, वो कैपेसिटिव बिहेव करेगा, यानी आरसी बिहेव करेगा, क्योंकि एक्स सी ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्स सी डोमिनेट कर रही है, तो हम कहेंगे दिस सर्किट आरसी सर्किट इज बिहेव एज आरएलसी सीरीज सर्किट इज बिहेव एज आरसी सर्किट, क्योंकि इसमें एक्स सी ग्रेटर आ जाएगी। अब मैं आज चलता हूँ, ये सेंटर से आगे ही चलें, ये वाला पोर्शन लें, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इस पोर्शन में आ जाए तो फ्रिक्वेंसी ग्रेटर हो रही है। अगर मैं फ्रिक्वेंसी ग्रेटर कर दूँ तो अब क्या होगा, इस फॉर्मूले में देखें, एक्स सी इज इक्वल टू 1/2πfc, इधर भी मैं फॉर्मूला लिखता हूँ एक्स एल का, तो ये आ जाएगा 2πfl। अब देखें, अब फ्रिक्वेंसी को हम क्या कर रहे हैं, लार्ज कर रहे हैं। इधर फ्रिक्वेंसी को लार्ज करें तो एक्स सी स्मॉल हो जाएगी, अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को लार्ज करें तो एक्स एल लार्ज हो जाएगी। अब वो क्या हो रहा है, ग्रेटर फ्रिक्वेंसी पे कौन ग्रेटर है, एक्स एल ग्रेटर है, और एक्स सी क्या है, स्मॉल है। तो इसका मतलब है ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में क्या है, एक्स एल जो आ रहा है, इस पोर्शन में एक्स एल ग्रेटर है एक्स सी से, लेकिन ये जो पोर्शन है इधर एक्स सी किससे ग्रेटर है, एक्स एल से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये फ़र्क है। ये जब ये ग्राफ जो बन रहा है, ये वाला ग्राफ, यानी इसमें फ्रिक्वेंसी ग्रेटर है तो एक्स एल एक्स सी से ग्रेटर होगा, ठीक है। लेकिन ये जो सेंटर पे आ रहा है ना पॉइंट, ये जो सेंटर पे पॉइंट आ रहा है, सेंटर पे क्या होगा, एक्स सी और एक्स एल इक्वल होंगे। इधर आ जाए लेफ्ट पे तो एक्स सी एक्स एल से ग्रेटर, एक्स सी एक्स एल से ग्रेटर, राइट साइड पे आ जाए तो एक्स सी एक्स एल एक्स सी से ग्रेटर, लेकिन सेंटर पे आ जाए तो क्या होगा, एक्स सी एक्स एल और इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो यहाँ पे सेंटर पे आ जाए तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी बनेगी इसको क्या कहेंगे, एफ आर। अब वाई एक्सिस पे हमने यहाँ पे करंट कंसिडर किया हुआ है,
अगर वाई एक्सिस पे ये देखें तो ये इधर करंट आएगा, वाई एक्सिस पे ये जो करंट आएगा इसको कहेंगे रेजोनेंस करंट। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे करंट का नाम क्या रखेंगे, रेजोनेंस करंट नाम रखेंगे, ठीक है। तो हमने ये देख ली बात। अब ये करंट मैक्सिमम हम कह रहे थे ना, करंट मैक्सिमम हमने देखना है, तो मैक्सिमम करंट ये वाला होगा, ठीक है। ये यहाँ पे करंट आ रहा है, ये क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। और इस कैसे फाइंड करेंगे, वी नॉट डिवाइडेड बाई आर, और आर किसके इक्वल होगा, यहाँ पे आर इज इक्वल टू जेड होगा, क्योंकि दो तो रेजिस्टेंस कैंसिल हो गई ऑपोजिट होने की वजह से, दो तो कैंसिल हो जाएंगी, एक बचेगी, तो एक बचेगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्पिडेंस इक्वल टू आर आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों अगर बुक के मुताबिक देखें तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ये है, और दूसरी करेक्टरिस्टिक में कहता है कि हमारे पास जो इम्पिडेंस आएगी वो क्या आएगी, रेजिस्टिव आएगी। ये मतलब दो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ रेजिस्टेंस आ जाएगी। और तीसरी करेक्टरिस्टिक में वो कहते हैं कि ये इम्पिडेंस जो होगी ये मिनिमम होगी। मिनिमम क्यों होगी, क्योंकि 3 थी 2 कैंसिल होगी तो 1 बचेगी, मिनिमम आ जाएगी। तो इधर 3 में क्या लिखेंगे, इम्पिडेंस क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। ये इम्पिडेंस है, ठीक है, और ये इम्पिडेंस क्या आएगी, मिनिमम आएगी। ये आपकी बुक के मुताबिक ना ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब आ जाए, अब फोर्थ में आ जाए, तो इसको हम फोर्थ लिख लेते हैं। फोर्थ में क्या कहते हैं, करंट वोल्टेज क्या होंगी, ये तो चले उसी में आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ यहाँ से शुरू होगी, क्या होगा, मैक्स जब इम्पीडेंस मिनिमम है, इम्पीडेंस मीन ये रेजिस्टेंस मिनिमम है, कंबाइंड रेजिस्टेंस मिनिमम है, तो करंट मैक्सिमम आएगा। और करंट मैक्सिमम फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाए फिफ्थ करेक्टरिस्टिक में। फिफ्थ करेक्टरिस्टिक हमने देखनी है, तो अकॉर्डिंग टू फिफ्थ करेक्टरिस्टिक के जो सोर्स वोल्टेज होते हैं, जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इसको लिख लेते हैं VC एंड VL, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आर मच ग्रेटर देन सोर्स वोल्टेज। क्या कहता है कि कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा होता है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि आपको पता है जब इंडक्टर हमने लगाया था और कैपेसिटर लगाया हुआ था, यहाँ पे इंडक्टर था और यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगाया हुआ था, तो इधर जनरेटर था। अब देखें ये इधर मैं कहता हूँ 240 का लगाया वोल्टेज सोर्स, कितने का लगाया, 240 का वोल्टेज। ये क्या कर रहा है, ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, ये भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। एनर्जी स्टोर करके इसमें वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, किससे ज़्यादा हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स से। यानी 240 है, ये 240 इसको वोल्टेज प्रोवाइड करता जा रहा है, इसमें प्रोड्यूस होता जा रहा है, इसको प्रोवाइड करता जा रहा है, और ये क्या करता जा रहा है, स्टोर करता जा रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो वोल्टेज स्टोर कर रहा है। तो मतलब ये वोल्टेज सोर्स कैपेसिटर और इंडक्टर का ज़्यादा हो जाएगा, किससे, वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से, यानी जनरेटर से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये स्टोरेज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने 5 करेक्टरिस्टिक देख ली। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इस पर आप 4 स्टार लगा लें, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का लेक्चर, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।